विशाखा नक्षत्र एक बहुत ही स्पेशल नक्षत्र है। वो अलग बात है कि ज्यादातर लोगों को, यहाँ तक कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को भी इस नक्षत्र की स्पेशलिटी अक्सर समझ में नहीं आती है। लोग सोचते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को अपनी एनर्जीज को हैंडल करना नहीं आता है, लेकिन सच बात यह है कि इन लोगों के लिए अपनी मैसिव एनर्जीज को इस्तेमाल करने के लिए जो एवेन्यूज होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। अगर आप विशाखा नक्षत्र वाले से ये उम्मीद करोगे कि वो रोज सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू मारेगा, उसके बाद खाना बनाएगा, फिर बर्तन धोएगा, उसके बाद यही करते करते सो जाएगा, तो फिर विशाखा नक्षत्र की जो एनर्जीज हैं वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाती और मन भी इनका नहीं लगता है। ये तो ऐसे लोग हैं जो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ बड़ा, कुछ अमेजिंग करने के लिए, और अक्सर बहुत ही नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जीते हुए भी ये कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं। तो क्या है विशाखा नक्षत्र? 2 पार्ट की सीरीज में हम जानते हैं। आज हम ये जानेंगे कि विशाखा नक्षत्र के सिंबल्स क्या होते हैं, और अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि विशाखा नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वो बातें करें, मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करने में अपना योगदान दें। इस चैनल को सपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसके वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा तरीका है कि सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन बटन है, उसको आप दबा दीजिए। ज्वाइन बटन क्लिक करते ही आप लोग इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे और मेंबर बनने के बाद आपको मेरे सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कि इससे पहले ये वीडियोस दूसरों को दिखें, आपको दिखेंगे। जैसे कि अब राहु केतु का वीडियो आने वाला है, वो जल्दी ही गोचर करने वाले हैं। उसके वीडियोस आपको दूसरों से 1-1.5 हफ्ता पहले ही दिख जाएंगे ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें। इसके अलावा अगर आप चैट्स में, लाइव्स में, कहीं पर भी कमेंट करते हैं तो आपके नाम के साथ एक बेहद खूबसूरत स्टार का बैज बना हुआ आएगा, which will look very cute. So I would like that. तो अगर आप कर सकते हैं तो दोनों में से कोई एक या फिर दोनों तरीके से प्लीज ट्राई टू सपोर्ट माय चैनल। अब बात कर लेते हैं विशाखा नक्षत्र की। आपने कभी बिजली कड़कते हुए देखी है आसमान में? तो आपने देखा होगा कि बिजली कभी भी सीधी लाइन में नहीं गिरती। सो इट्स नेवर स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हम रूलर से बना देते हैं। बिजली हमेशा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, और अक्सर जब भी बिजली कड़क रही होती है तो उसके साथ आप देखेंगे कि बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, राइट? तो वो ब्रांचेस में कड़कती है बिजली। तो एक सिंगल लाइटनिंग स्ट्राइक भी होता है, इट्स नॉट अनकॉमन, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्टली जब बिजली हो रही होती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ठीक वैसी ही ब्रांचेस जैसे आपको किसी छोटे से पौधे का जो जड़ है उसमें नजर आ जाएंगी, बड़ी सारी ब्रांचेस तो वैसे ही दिखती हैं। या फिर अगर आप आकाश से किसी नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज को देखें तो भी वो ऐसे ही दिखती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज वो नदियां होती हैं जो किसी बड़ी नदी से निकलकर एक बहुत बड़े भूभाग को सिंचित करती हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और वो नदियां जो कि आके किसी और नदी में मिलती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। सो आई हैव टॉट यू लिटिल ज्योग्राफी ऑल्सो टुडे। तो नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज जैसी होती हैं कि अंत में आते आते वो कई सारी छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक छोटे से पौधे का जो जड़ होती है, या बड़े पौधों की भी जो जड़ होती है, वो अक्सर आगे जाके कई सारी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे बिजली छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है, और जैसे आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका दिमाग, आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से निकलकर नर्व्स पूरे शरीर में जाती हैं, हाथों की उंगलियों के पोरों तक पहुंचती हैं, पैरों की उंगलियों के पोरों तक पहुंचती हैं। वो सारी के सारे जो डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा इस नक्षत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो स्ट्रक्चर वो है बिजली वाला, पौधे की जड़ वाला, हमारे नर्वस सिस्टम वाला और नदियों वाला, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है विशाखा नक्षत्र। और इसी वजह से इस नक्षत्र के साथ कई सारे स्पेशल सिंबलिज्म जुड़े हुए हैं। तो चलिए उन सबको समझ लेते हैं।
विशाखा नक्षत्र के 2 कॉमन सिंबल्स माने गए हैं। कई जगह इसको तोरण के साथ जोड़कर देखा जाता है। ओके, आप तोरण समझते हैं, एक माला होती है जो हम घर के मेन गेट पर लगाते हैं। जैसे दिवाली के टाइम पे आपने आम के पत्ते लिए, आम के पत्तों को एक साथ गांठ मार के एक माला बना के घर के सामने लटका दिया, वो उसको तोरण बोलते हैं। फूलों के भी तोरण बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार के तोरण देखने को मिलते हैं। दे ऑल्सो सजेस्ट a structure or a movement that is not linear, यानी सीधी मूवमेंट नहीं है, थोड़ी ऐसे वेवी मूवमेंट है, उसको दिखाता है। उसके साथ साथ ही आपको पॉटर्स व्हील, यानी कि जो कुम्हार, जो एक चक्की जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके ऊपर वो गोल घुमाकर अपने घड़े बनाता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो टूल होता है, उसको भी इसके साथ जोड़कर देखा गया है। अंग्रेजी में तो पॉटर्स व्हील कहते हैं एंड आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या कहते हैं, तो मैं फिलहाल उसे कुम्हार की चक्की ही कहूंगी, क्योंकि वो चक्की की तरह ही गोल गोल घूमता रहता है। तो ये इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका जो रीजन है जुड़े होने का, वो ये बताता है दैट द यूनिवर्स इज साइक्लिकल। ये जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस समय काल में रह रहे हैं, ये साइक्लिकल है, यानी ये सीधा ऐसे नहीं चलता, ये ऐसे चलता है, गोल गोल चक्कर काटता रहता है। जैसे हम कहते हैं ना सामान्य रूप से कि समय का चक्र चलता है, जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है, जो नीचे जाता है उसके ऊपर आने के भी चांसेस होते हैं। जो चीज एक बार हो चुकी है, समय उसको बार बार थोड़े अलग तरीकों से रिपीट करता रहता है। इसीलिए मैं आपको प्लैनेट्स की साइकिल्स की बात करती हूँ। आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपसे कहा था कि जुपिटर की नई साइकिल शुरू हो रही है, बिकॉज जुपिटर एरीज राशि में जा रहे हैं। एरीज यानी कि पहला साइन हमारे कालचक्र का, तो उसकी एक नई साइकिल शुरू हुई है। तो जो पिछली साइकिल में हुआ था 12 साल की, उन्हीं चीजों को कमोबेश वो रिपीट करेंगे, लेकिन अलग तरीकों से। ठीक वैसे ही अभी राहु केतु का वीडियो आएगा, उसमें भी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि राहु केतु की भी एक नई साइकिल शुरू हो रही है। साइकिल शुरू क्यों हो रही है? क्योंकि वो जा रहे हैं मीन और जो कन्या राशि है उसके एक्सेस पर, और उनकी जो शुरुआत होती है वो उल्टी होती है, यानी कि पहली राशि से नहीं होती, 12वीं राशि से होती है। तो उनकी भी 18 साल की एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। और 2025 के बाद, आप 27 के बाद सॉरी, शनि की भी नई साइकिल शुरू हो जाएगी, बिकॉज शनि फिर एरीज यानी कि मेष राशि में चले जाएंगे। तो इस तरीके से प्लैनेट्स भी साइक्लिकल होते हैं, ये पूरा यूनिवर्स भी साइक्लिकल ही होता है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ सर्क्यूलर मोशन। इसीलिए ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और अगर आप पीछे जाके देखेंगे 100 सालों में, तो आपको बहुत सारी चीजें रिपीट होती हुई नजर आती हैं। इस नक्षत्र के साथ जो ग्रह जुड़े हुए हैं वो है जुपिटर, यानी कि गुरु। बृहस्पति भी इन्हें कहते हैं। बृहस्पति के साथ जुड़े होने की वजह से इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, और इनकी इंटेलिजेंस खाली बुकिश नॉलेज नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि ये पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ज्ञान पूरी दुनिया का इकट्ठा कर लिया और उसे फिर बांटे जा रहे हैं दुनिया में, ऐसा ज्ञान इनके पास नहीं है। इनके पास जो नॉलेज है, जो इंटेलिजेंस है, वो क्विक थिंकिंग की है। बहुत जल्दी ये लोग सोचते हैं, बहुत जल्दी ये लोग फैसले भी ले पाते हैं। जुपिटर के यहाँ होने की वजह से इनका जो अप्रोच होता है वो काफी ह्यूमनिस्टिक होता है, यानी कि ये मानव कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए खाली नहीं करना चाहते। दे वांट टू बी गुड फॉर एवरीबडी, दे वांट टू बी यूजफुल फॉर एवरीबडी। लेकिन इसके साथ साथ ही ये नक्षत्र काफी पावरफुल नक्षत्र है। तो सौम्य नक्षत्र नहीं है, ये बहुत पावरफुल नक्षत्र है। तो इतना पावरफुल नक्षत्र है, उसमें यहाँ जुपिटर की क्वालिटीज मिलती है, तो हमें जुपिटर की रॉ पावर वाली क्वालिटीज देखने को मिलती है। तो जुपिटर तो भाई ये गुरु हुए, आचार्य हुए, है ना। तो वो आचार्य जो चुपचाप शांति से आपको पढ़ा रहा है या मन से भीरू है, ये वो आचार्य नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो कि आपको पढ़ा तो बड़े प्यार से रहा है, सिखा तो बड़े प्यार से रहा है, लेकिन अगर समय आए तो फिर वो लड़ाई भी उसी तरीके से कर सकता है। आप फिल्मों का अगर एग्जाम्पल ले लें तो उसमें डम्बलडोर, हैरी पॉटर सीरीज में, भाई अपने टाइम के सबसे बड़े विजर्ड, राइट, अपने टाइम के सबसे बड़े जादूगर, और उसके साथ साथ ही आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो पावरफुल बहुत है, तो आप उनसे पंगा नहीं लेना चाहते हो। ठीक वैसे ही अगर आप हमारी मिथोलॉजी में देखें तो आप परशुराम की बात कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी कनेक्शंस होते हैं। विश्वामित्र की भी आप बात कर सकते हो यहाँ पे। सो ये सारे के सारे कनेक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं। वो लोग जो कि ज्ञान बहुत रखते हैं, सोचते बड़ी जल्दी हैं, डिसीजंस बड़ी जल्दी लेते हैं, स्ट्रैटेजाइज बड़े अच्छे से कर लेते हैं, और उसके साथ साथ ही ऐसे लोग भी जो कि हु आर वेरी वेल गुड, वेरी वेल नर्चर्ड
इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड क्विक थिंकिंग एंड वर्किंग ऑन इट। जल्दी जल्दी काम भी कर लेते हैं उस चीज। इस नक्षत्र के साथ जो देवता जुड़े हुए हैं उनका नाम है इंद्राग्नि। अब आप सोचेंगे इंद्राग्नि कौन से नए देवता है, तो इंद्राग्नि दरअसल इंद्र और अग्नि का जो मिला जुला रूप है उसे कहते हैं। इंद्र और अग्नि कहने को तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, बिल्कुल डिफरेंट और एक दूसरे के अपोजिंग फोर्सेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि तो भई हुई आग यानी कि फायर, और इंद्र किसे कंट्रोल करते हैं? बादल, रेनफॉल, थंडर। तो पानी और आग का आपस में भला क्या मेल है? सुनने में तो बड़ा ऑड सा लगता है, लेकिन असल में इट इज वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि यही पानी और यही अग्नि जो है वो मिलकर जीवन को जिलाता है। जलाता नहीं है, जिलाता है, यानी उसे चलने का मौका देता है, उसे बढ़ने का मौका देता है। आपके शरीर में 60% पानी है, लेकिन आपके पेट में क्या है? अग्नि, जठर अग्नि है ना, जो कि पचा रही है चीजों को। आपका जो ब्रेन है वो एक फ्लूइड में सस्पेंडेड है आपके खोपड़ी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आपकी आंखें जो हैं वो पित्त प्रवृत्ति की हैं, यानी कि उनमें क्या है? अग्नि, ज्योति, रोशनी, विच इज नॉट वाटर एग्जैक्टली। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। दो ऑपोजिंग चीजें जो एक दूसरे के साथ रहकर दे क्रिएट समथिंग अमेजिंग। गौर कीजिए, अगर बहुत बारिश हो रही हो तो आपको क्या बचाएगा? थोड़ी सी आग, राइट? बहुत ज्यादा बारिश है, ठंड बढ़ गई है, अगर आपके पास थोड़ी सी आग है तो अच्छा लगता है, वो आपको बचा लेती है, आपको हाइपोथर्मिया होने से बचा लेती है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत आग लग रखी है कहीं मान लीजिए, तो उस आग को ठंडा करने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो ये दोनों ही एक दूसरे को ना सिर्फ अपोज करती हैं ऑन अ वेरी सरफेस लेवल, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकती हैं, आपकी मदद भी कर सकती हैं साथ मिलकर। तो जब वो साथ मिलकर आपकी मदद कर रही होती है कि भाई शरीर में 60% पानी है लेकिन पेट में अग्नि है, तो ये जो साथ मिलकर काम करने का तरीका है वो इंद्र अग्नि है, और ये बेहद पावरफुल है, क्योंकि अग्नि अपने आप में बहुत पावरफुल देवता है। इंद्र तो खैर देवताओं के स्वामी है, तो जब वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं, उनकी एनर्जीज एक साथ मिल जाती हैं, तो फिर एक बहुत पावरफुल नक्षत्र जन्म लेता है। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि लोग नहीं समझ पाते कि ये कैसा नक्षत्र है, इसकी एनर्जीज को हैंडल कैसे करना है। वो इसीलिए नहीं समझ पाते हैं बिकॉज व्हेन यू गेट अ पावरफुल नक्षत्र, तो आपको उसी पावरफुल नक्षत्र की तरह एक्ट भी करना पड़ता है, और वैसी ही सिचुएशंस को, वैसे ही जो थिंकिंग होती है या जो एक्शंस होते हैं उनको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा विशाखा नक्षत्र है और मैं बहुत मीक हूं, मेरी आवाज नहीं निकलती बाहर, तो फिर शायद अपने नक्षत्र के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज विशाखा ऐसा नक्षत्र है ही नहीं। और यही बात मैंने भरणी नक्षत्र के बारे में भी कही थी, आपको याद होगा। भरणी इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल नक्षत्र, बहुत पावर है उसके अंदर। क्रिएटिव फायर्स जो है ना वो एक्सेसिव है, इट्स लाइक द बिग बैंग, इतना पावरफुल नक्षत्र है वो। लेकिन जो लोग भरणी में जन्म लेते हैं वो अक्सर फिलोसोफाइज करने में ही लगे रहते हैं, उसी में अपना जीवन जो है वो निकाल देते हैं, और होता क्या है कि उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो क्रिएटिवली यूज नहीं होती, और दुनिया की नजर में दे एंड अप एज फेलियर्स एंड लूजर्स, जबकि होना इसका ठीक उल्टा चाहिए। वैसे ही विशाखा नक्षत्र में पावर बहुत ज्यादा है, इंद्र भी है, अग्नि भी है, दोनों मिलकर आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, डू थिंग्स, गेट स्टफ डन, बी मोर एंटरप्राइजिंग, और फैसले लो, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ। ये सारी की सारी बातें इंद्राग्नि आपसे कहते हैं इस नक्षत्र के देवता होकर। इस नक्षत्र का पुरुषार्थ है धर्म। धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी डूइंग व्हाट इज राइट। ओके, लेकिन इसका जो गण है वो है राक्षस गण। अब हमेशा की तरह राक्षस गण सुन के लोग डर जाते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। राक्षस गण का सिर्फ इतना मतलब है दैट यू हैव अ फोर्सफुल कैरेक्टर, है ना। जो चरित्र है इनका वो फोर्सफुल है, यानी दे आर नॉट वेरी माइल्ड इन नेचर, है ना। और इसी वजह से ये लोग जब भी कोई काम करने जाते हैं तो पूरी फोर्स से करते हैं, और इसीलिए जब कोई काम पूरी फोर्स के साथ करते हैं तो दे एंड अप एज विक्टर्स। इसके साथ साथ ही आपको इनका जो तत्व है वो अग्नि का तत्व मिलेगा। कई जगह वायु का तत्व भी कहते हैं, बट अग्नि का तत्व ज्यादातर लोग इसको मानते हैं दैट इट इज फायर एलिमेंट ओनली। इनकी जो नाड़ी है वो अंत नाड़ी है। इसके साथ साथ ही इनकी जो योनि है वो है व्याघ्र यानी कि टाइगर। गुण इन लोगों का सात्विक है, और जो पेड़ इनके साथ जुड़ा हुआ है इस नक्षत्र के साथ उसे कहते हैं वुड एप्पल। अब हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, सो यूल हैव टू सर्च।
कई जगह शायद कैथ कह देते हैं इस पेड़ को। सो यू विल हैव टू लुक फॉर दैट कि आपके यहाँ वुड एप्पल मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मेरे ख्याल से तो वुड एप्पल शायद बेल को कहते थे, बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर, क्योंकि भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और वहां पर वुड एप्पल को क्या कहा जाता है, आप उसके हिसाब से चलिए, अदरवाइज हम सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस नक्षत्र का आयुर्वेदिक दोष कफ है, क्योंकि आप जानते हैं कफ में क्या होता है, वाटर प्लस फायर। इट्स नॉट वाटर प्लस एयर, इट्स वाटर प्लस फायर। सो वही चीज कफ की आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, और यही वजह है कि दे आर स्ट्रॉन्गर इन देयर बॉडीज ऑल्सो। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉडीज आपको कफ में देखने को मिलती है ना, उतनी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। कंसिस्टेंट एंड टफ बॉडीज दे कम फ्रॉम कफ बॉडी एलिमेंट्स। अच्छा, आप लोग जानते हैं ये जो नक्षत्र है ना, इसका कनेक्शन राधा के साथ है। जी हाँ, कृष्ण वाली राधा, राइट? वो राधा जो बेहद खूबसूरत है, वो राधा जो बेहद पावरफुल है, वो राधा जो कृष्ण को सम्मोहित कर लेती हैं या कृष्ण की संगिनी है, वो राधा जिनका नाम कृष्ण के पहले लिया जाता है, वो राधा। तो यहाँ पर राधा की बात बहुत ज्यादा होती है, और यही वजह होती है कि विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अपने हस्बैंड वाइफ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। यहाँ मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, हस्बैंड वाइफ कह रही हूँ, जिनके साथ आपका शादी का बंधन जुड़ा हुआ होता है। और खासतौर पर लड़कियों में ये देखने को मिलता है। अगर आप विशाखा नक्षत्र की स्त्री हैं तो आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया को लेकर, वो काफी ज्यादा आपके पति से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है ऑफ कोर्स कि आप बिल्कुल ही जो पति ने कहा, परमेश्वर ने जो कहा वही सच है, ऐसा नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत होता है। फॉर इंस्टेंस, यू सी दैट योर हस्बैंड इज वेरी नाइस टू वेटर्स एंड यू आर लाइक यस दिस इज करेक्ट, सो आप भी उसको अपने में अडॉप्ट करो। ये चीजें विशाखा नक्षत्र में पुरुषों में भी देखने को मिलती है, लेकिन स्त्रियों में ज्यादा देखने को मिलती है। और क्या क्या चीजें हैं जो विशाखा नक्षत्र के लोगों में देखने को मिलती है, ये कैसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, एंड इनका नेचर कैसा होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस नक्षत्र सीरीज के दूसरे भाग में। तो आपको वो दूसरा वीडियो भी जरूर देखना चाहिए, ताकि आप जान सके कि विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग एग्जैक्टली होते कैसे हैं। तो उस वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, या फिर मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।